हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तुम सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके वो ड्रीम्स जो आपने देखे हैं वो सभी के पूरे हों, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पार्ट 2। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस मैंने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट बनाया है उसमें हमने इसको कवर कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं इम्यूनिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी का हमारी ह्यूमन बीइंग में क्या क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग। आज हम करेंगे इम्यूनिटी। Immunity. Every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposure result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organism confirmed by the immune system is called immunity. Every day हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन एजेंट का सामना करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट का हम सामना करते हैं और उसमें से कुछ ही डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों कि हम उनमें से कोई हमें डिसीज कॉज करता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी है। हम ये जो होस्ट की ओवरऑल एबिलिटी है वो उस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करती है ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके। और ये जो ओवरऑल एबिलिटी है ये हमें कहाँ से मिली? हमारे इम्यून सिस्टम से। तो इम्यून सिस्टम से हमें क्या मिल रही है? हमारी इम्यूनिटी मिल रही है जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसको ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें हम यही बताना चाहते हैं कि जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उससे हमारी इम्यूनिटी फाइट करती है और हमें प्रोटेक्शन देती है। उसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो हमें डिसीज कोज कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमें उस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हमें बचा रही है। दिस ओवरऑल एबिलिटी, जो होस्ट की अपनी ओवरऑल एबिलिटी है वो उस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करती है और ये हमें मिलती है हमारे इम्यून सिस्टम, इसलिए हम इसको कहते हैं इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। दो टाइप की इम्यूनिटी है। कौन कौन सी है देख लेते हैं। बस फर्स्ट है आपका इनेट इम्यूनिटी और सेकंड है आपका एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी को पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। इनेट इम्यूनिटी is non-specific type of defense that is present at the time of birth. Generalized response of the body which is similar for most of the infection like virus, bacteria, fungi. This is summarized by providing different type of barrier to the entry of the foreign agent into our body. Innate immunity consists of 4 type of barrier. These are, एक एक को डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन कौन से बैरियर हैं। पहले हम समझते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या है। देखो, इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है बच्चों जो हमें मिल रही है। कैसे? वो हमें मिलती है बाय बर्थ, गॉड गिफ्टेड है। ये इनेट इम्यूनिटी जो हमें मिलती है ये बाय बर्थ मिलती है। जब हमारा जन्म होता है, हम दुनिया में पहला कदम रखते हैं, तभी हम किसके साथ पैदा हो रहे हैं? इनेट इम्यूनिटी। वो हमें कैसे मिल रही है? बाय मदर। हमारी मदर से हमें वो इनेट इम्यूनिटी मिली। और ये क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक है। देखो, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक को समझो। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक है मतलब ये बैक्टीरिया को भी उसी तरीके से ट्रीट करेगी, ये वायरस को भी उसी तरीके से ट्रीट करेगी और फंजाई को भी उसी तरीके से ट्रीट करेगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ट्रीटमेंट देगी वो उनको, क्योंकि ये क्या है? ये जर्नलाइज्ड है। ये क्या है? जर्नलाइज्ड है। ये जर्नलाइज्ड रिस्पॉन्स दे रही है। किसके लिए? सिमिलर है। किसके लिए? वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए, सबके लिए सिमिलर रिस्पॉन्स देती है। इसलिए हम इसको कहते हैं जर्नलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विच इज सिमिलर फॉर मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। दिस इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। ये हमें कुछ बैरियर प्रोवाइड कर रही है।
वो बैरियर कौन कौन से हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। ये बैरियर हमारी बॉडी के वो गार्ड हैं, हमारे ये बैरियर हमारी बॉडी के किसी भी फॉरेन एजेंट को इन ये बैरियर रोक देते हैं। कोई भी अगर एंट्री लेना चाहता है तो ये उनके सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले हमसे फाइट करो, उसके बाद तुम ह्यूमन बॉडी में एंट्री ले पाओगे। तो ये जो बैरियर होते हैं बच्चों, ये हमारी बॉडी के गार्ड होते हैं। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। एक एक को डिफाइन करेंगे क्या क्या होता है। पहला है हमारे पास फिजिकल बैरियर, सेकंड है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखो, जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल मतलब आउटर साइड, ठीक है। हमारी बॉडी की आउटर साइड में सबसे पहले हमारे क्या आता है, स्किन आती है। तो स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस कोटिंग ऑफ द epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbe entering our body। हमारी बॉडी का सबसे पहला बैरियर जो फिजिकली हमें प्रोटेक्शन दे रहा है वो क्या है, वो क्या है, स्किन है। स्किन हमें क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। स्किन हमें प्रोटेक्शन दे रही है, वो हमें क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है किससे, फॉरेन एजेंट से। किसी भी फॉरेन एजेंट को हमारे ऊपर हमें आने ही नहीं देती, ठीक है। अच्छा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सेल है, कौन सी सेल होती है वो, गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल एक केमिकल रिलीज करती रहती है जिसको कहते हैं म्यूकस, ठीक है। अब जैसे ही कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंट्री करना चाहता है तो वो क्या करती है, म्यूकस में वो जाके ट्रैप हो जाता है, ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी, ठीक है। तो वो हमारे म्यूकस में आकर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, ये सब क्या करते हैं, इन सभी में क्या है, म्यूकस है। और इस म्यूकस में आकर कोई भी फॉरेन एजेंट क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है, फंस जाता है उसमें, ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी। तो हमने सबसे पहला जो फिजिकल बैरियर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा स्किन, ठीक है। और स्किन जो है मेन बैरियर होता है हमारी बॉडी का, और ये हमें प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है हमारा कुछ एसिड, ठीक है। हमने कोई खाना खाया, हम बाहर घूमने गए, हमने छोले पूरी खाए, हमने पानी पूरी खाए, और उसके थ्रू कोई बैक्टीरिया हमारे स्टमक में पहुंच गया। चलो ठीक है, बैक्टीरिया ने अपनी एंट्री ले तो ली, पर हमारे स्टमक में क्या था, हमारे स्टमक में एसिड है। कौन सा, HCl एसिड है हमारे स्टमक में। जैसे ही बैक्टीरिया हमारे स्टमक में एंट्री लेगा, वो एसिड उसको जला देगा, उसको खत्म कर, यानी कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा है ना, हमारा एसिड HCl ने हमें प्रोटेक्ट किया। ये हमारा फिजिकल बैरियर हुआ। इसी तरीके से हमारी सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। हमारे स्लाइवा में क्या है, हमारे माउथ में क्या है, स्लाइवा में क्या है, लाइसोजाइम। एक इंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। इसी तरीके से हमारी आंखों के आंसुओं में भी एक इंजाइम होता है, वो होता है लाइसोजाइम। यानी कि दोनों में क्या था, लाइसोजाइम था, जो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। आपने कोई भी ऐसी चीज खाई और खाते हो ना, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया कुछ भी कोई चला जाए फॉरेन एजेंट, तो लाइसोजाइम क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा, किससे, उस फॉरेन एजेंट से, उसको खत्म कर देगा। लाइसोजाइम हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। इसी तरीके से हमारी आंखों के आंसुओं में भी लाइसोजाइम है। हमारी आंखों में भी तो एटमॉस्फेयर में कौन कौन घूम रहा है, फॉरेन एजेंट कौन कौन घूम रहे हैं भाई। कोई भी बैक्टीरिया हमारी आंख में चला जाता है तो हर रोज तो हम बीमार नहीं होते, हर रोज हमें आंखों का इन्फेक्शन नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारी आंखों में भी एक प्रोटेक्टिव बैरियर मौजूद है, लाइसोजाइम, जो उस बैक्टीरिया को मार देता है। तो ये ऑल माइक्रोबियल ग्रोथ जितनी भी होती हैं उनको खत्म कर देता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ओके, नेक्स्ट सेलुलर बैरियर। ओके, सेलुलर बैरियर को करने से पहले हमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ WBC को समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ WBC क्या है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, ध्यान से समझना चाहते हो, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ WBC बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिसको क्लासिफिकेशन आएगा वो इस चैप्टर को बहुत जल्दी ही कैच करेगा और समझ जाएगा, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ WBC इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ओके, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, देखो ये है ना, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBC ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की आर्मी कौन है, आर्मी ऑफ द बॉडी,
WBC, क्योंकि अगर WBC काम करना छोड़ दें या WBC एक्टिव नहीं होंगी तो उस ह्यूमन की कोई नहीं प्रोटेक्शन दे, क्योंकि WBC इज द मेन इम्यूनिटी डेवलपर। हमारी बॉडी की मेन डेवलप जो करती है इम्यूनिटी वो होती है हमारी WBC। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL, neutrophil and monocytes and natural killer type of lymphocyte in the blood as well as macrophage in tissue can phagocytose and destroy microbes। देखो WBC क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्शन दे रही है, हमें इम्यूनिटी दे रही है। ये है WBC। इसके ग्रैन्युलाइट्स में न्यूट्रोफिल है जिससे डेवलप होते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसेंट। इसी तरीके से मोनोसाइट, मोनोसाइट से क्या मैक्रोफाज बनता है और डेंड्राइट डेवलप होता है। लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट से हमारे बी सेल बनते हैं, टी सेल बनते हैं। बी किसको स्टैंड करता है, बोन मैरो को, और टी सेल किसको स्टैंड करता है, थाइमस को। ठीक है, अब जो न्यूट्रोफिल है हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म है, एक फॉरेन एजेंट की एंट्री हो गई, क्योंकि आप खेल रहे हो, आपको चोट लग गई, आपका जो फिजिकल बैरियर है, आपकी स्किन डैमेज हो गई, कट फट गई, तो क्या हुआ, फॉरेन एजेंट को क्या मिला, रास्ता मिल गया आपकी बॉडी में एंट्री करने का। मान लो कोई फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में एंट्री कर गया तो हमें वहां पर कौन बचाएगा, न्यूट्रोफिल बचाएंगे। फर्स्ट साइट ऑफ इन्फेक्शन पर कौन पहुंचता है, न्यूट्रोफिल पहुंचते हैं। फर्स्ट साइट ऑफ इन्फेक्शन पे कौन पहुंचता है, न्यूट्रोफिल पहुंचते हैं, और न्यूट्रोफिल को फैगोसाइट कहते हैं। न्यूट्रोफिल को फैगोसाइट बोलते हैं। फैगो मतलब खाना, साइट मतलब सेल। कोई भी ऐसा एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आएगा जो ह्यूमन एंटीजन से डिफरेंट है तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि वो उसको पहचानते हैं कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है। ओके, इसी तरीके से हमारे मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स क्या बनाते हैं, मैक्रोफेजेस बनाते हैं और डेंड्रिटिक सेल बनाते हैं। जो मैक्रोफेजेस हैं इनको मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा और फैगो मतलब खाना। ये न्यूट्रोफिल से भी बड़े फैगोसाइट हैं। ये भी ऐसे कोई एंटीजन अगर हमारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी सेल में आएगा जो उसके एंटीजन से डिफरेंट है उसे नहीं छोड़ेंगे। और ये इतने बड़े होते हैं, मैक्रो होते हैं, कि एक बार में ही 4-5 बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, मैक्रोफेज इन टिश्यू कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो। तो न्यूट्रोफिल क्या है, साइज में छोटे होते हैं, और मैक्रोफेजेस जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं, और ये बहुत बड़े फैगोसाइट होते हैं। मैक्रोफेजेस, फैगो मतलब खाना, साइट मतलब, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें बोला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ WBC आपको आना चाहिए। ओके, ये था सेलुलर बैरियर। अब देखो साइटोकाइन बैरियर क्या करता है। Virus infected cell secrete proteins called interferon which protect non-infected cell from further viral infection। भाई एक ह्यूमन बीइंग के एक सेल में वायरस की एंट्री हो गई, जब सेल में वायरस की एंट्री हो गई तब हम उसको क्या कहेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल। क्या कहेंगे उसको हम, वायरस इन्फेक्टेड सेल। जब वायरस ने सेल में एंट्री ली तो सेल हो गई इन्फेक्टेड, किससे, वायरस से, तो क्या हुआ, वायरस इन्फेक्टेड सेल बन गई। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एक केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, एक केमिकल रिलीज करती है जिसको बोलते हैं इंटरफिरोन। क्या बोलते हैं, इंटरफिरोन, which protect non-infected cell from further viral infection। देखो एक सेल जब इन्फेक्टेड हुई हमने उसको बोला वायरस इन्फेक्टेड, तो ये क्या करती है, जब वो इन्फेक्ट हो जाती है तो वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसको बोलते हैं इंटरफिरोन। अब ये इंटरफिरोन जो है ना, ये दूसरे साइड बाय साइड जो दूसरे सेल हैं ह्यूमन बीइंग के, उनको एक सिग्नल दे रहा है कि मैं फंस चुका हूँ, मैं मर रहा हूँ, तुम अपने आप को बचा लो, कम से कम मैं दूसरों का ही भला कर दूं। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर मेरे आसपास जो दूसरे सेल हैं उनको तो बचा लूं। तो ये क्या करता है, एक सीक्रेशन करता है, केमिकल सीक्रेट कर रहा है जिसको कह रहे हैं हम इंटरफिरोन, और ये सिग्नल पास कर रहा है दूसरे सेल को कि तुम अपने आप को बचाओ। ठीक है, अब ये होते हैं इंटरफिरोन। देखो इंटरफिरोन आखिर है क्या, इंटरफिरोन आर ऑफ मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर वेट होते हैं, और ये सिंथेसाइज होते हैं होस्ट सेल, क्योंकि होस्ट सेल में जब वायरस की एंट्री होएगी और इन्फेक्टेड सेल बनेगी तभी तो इंटरफिरोन बनेगा, इसलिए ये इनको कहते हैं लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन। These were discovered by Alex Zak and Jean Lindman। इसको किसने डिस्कवर किया था, एलिक्स जैक ने बताया था और जीन लिंडमैन ने इसको बताया। ठीक है, इन साइंटिस्ट के नाम भी अच्छे से करना।
ये काम आएंगे तुम्हारे, जब तुम एंट्रेंस करोगे, नीट की तैयारी करोगे, तो तुम्हें इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इम्यूनिटी में अब हम करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बच्चों, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, ये इनेट इम्यूनिटी के एकदम अपोजिट है। कैसे है वो अपोजिट? इनेट इम्यूनिटी के एकदम अपोजिट होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, ये इनेट इम्यूनिटी से एकदम अपोजिट है। क्योंकि जो इनेट इम्यूनिटी है वो हमें कैसे मिल रही है? वो मिल रही है हमको कहाँ से? बाई बर्थ मिल रही है, बाई मदर मिल रही है। पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये कहाँ से मिल रही है हमको? ये मिल रही है तब जब एक पैथोजन की एंट्री हो गई है हमारी बॉडी में। एक पैथोजन हमारी बॉडी में आया, एंट्री ली, और उसके बाद हमारी एक इम्यूनिटी डेवलप हुई, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कहते हैं ना कि जिसको चिकन पॉक्स एक बार होता है तो उसको चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होता, क्योंकि उस वायरस की के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। और इस इम्यूनिटी की अपनी एक मेमोरी होती है, ये पहचान जाती है कि ये वही वायरस है जो पहले आया था, और फिर वो उसको अपनी हाई इंटेंसिटी के साथ उसके ऊपर उसको मार देती है। ठीक है, ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड डेवलप ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम। It is specialized response of the body which is particular for one type of infection. अब देखो, क्या मैंने तुम्हें बताया कि ये नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ से हमें नहीं मिलती, ये बाद में डेवलप हो रही है एक इंडिविजुअल की लाइफ टाइम पे, तब डेवलप होगी जब एक पैथोजन की एंट्री उसकी बॉडी में हो चुकी। इट इज स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विच इज पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या देखा? क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक थी, वो सभी प्रकार की बीमारियां, कोई वायरल से है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, सबको एक तरीके से ट्रीटमेंट कर रही थी। पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके अपोजिट है, ये क्या करती है? ये पर्टिकुलर फॉर वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए उसके पर अपना काम करती है। उसके लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, वो केवल एक बीमारी के लिए। अगर बैक्टीरिया से आप बीमार हैं तो उसी पे काम करेगी, वायरस के लिए है तो वायरस के लिए काम करेगी। इसलिए दोनों में डिफरेंस भी मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता रहे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अपनी एक मेमोरी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इसकी अपनी एक मेमोरी होती है, ये पहचान जाती है। इसकी जो मेमोरी है, उसे याद आ जाता है कि पहले ये वायरस हमारी बॉडी में आया था, और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर ऑफ अ पैथोजन फर्स्ट टाइम, कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी। और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन सेकंड टाइम, कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनामेस्टिक रिस्पॉन्स ऑफ हाई इंटेंसिटी ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। समझो इसको क्या होता है। देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन आया, उसने एंट्री ली, तो हमारी इम्यूनिटी उसे तब भी नहीं छोड़ती, तब भी उसके ऊपर वार करती है, लो इंटेंसिटी के साथ उसको मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसको अच्छे से नहीं जानती। जब वो फर्स्ट टाइम बॉडी में आया तो उसने लो इंटेंसिटी के साथ उसके ऊपर हमला किया। पर वही वायरस सेकंड टाइम अगर आपकी बॉडी में आता है तो उसका एनकाउंटर हो जाएगा हाई इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या होती है? अपनी एक मेमोरी होती है। वो हाई इंटेंसिटी के साथ उसके ऊपर हमला कर देगी और उसका एनकाउंटर खत्म, क्योंकि वो पहचान गई, अरे ये तो वही वायरस था जो पहले आया था। चिकन पॉक्स में ऐसे ही तो होता है, सेकेंड टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वही वायरस जब आपकी बॉडी पर सेकेंड टाइम में अपना एंट्री लेना चाहता है तो आपकी इम्यूनिटी उसको रोक देती है, बैरियर की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है कि इसको आज छोड़ेंगे नहीं भैया, इसको तो आज खत्म ही कर देंगे। तो वो क्या है, लो हाई इंटेंसिटी के साथ उसके ऊपर उससे फाइट कर। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ lymphocyte present in our blood, B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte produce army of protein called antibodies. ओके, देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स हमने पढ़े, हाँ एक बात हो, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। कभी कभी शब्दों का हेरफेर हो जाता है, वर्ड का हेरफेर हो जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एनामेस्टिक रिस्पॉन्स का मतलब भी
सेकेंडरी रेस्पॉन्स ही है। ठीक है, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या करते हैं, ये कैरी आउट करते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है हमारे, बी लिम्फोसाइट हमारे बी सेल हैं और टी लिम्फोसाइट क्या है हमारे हमारे टी सेल हैं। तो क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, ये एक आर्मी बनाते हैं। ठीक है, एक आर्मी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी। अब जो इन्होंने आर्मी बनाई, ठीक है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, एंटीबॉडीज। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ WBC आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कैच आउट कर पाओगे। ठीक है, देखो बी लिम्फोसाइट क्या कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। एक आर्मी बनाते हैं जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, अब देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी बाय बी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें देते हैं हमारे बी सेल, हमारे बी लिम्फोसाइट से हमें एक इम्यूनिटी मिलती है जिसको कहते हैं हम ह्यूमरल इम्यूनिटी। B lymphocyte convert into a cell called plasma cell effector B lymphocyte, and this plasma cell start to release million and million small Y-shaped protein. These proteins are called antibodies. These antibodies are found in the blood. The response is also called as humoral immune response or humoral immunity. Body humor means body fluid. Okay, चलो इसको समझो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है। देखो हमारे जो बी लिम्फोसाइट है ये कन्वर्ट किस में हो गए, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गए। हमारे जो बी लिम्फोसाइट हैं ये कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल में। ठीक है, मतलब इनसे डेवलप होता है कौन, प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल क्या रिलीज कर रही हैं, मिलियन एंड मिलियन वाई शेप्ड प्रोटीन्स बना देती हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। देखो एंटीबॉडीज जो होते हैं ये हमारे ब्लड में घूम रहे होते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कोई भी ऐसा एंटीजन मिले इनको जो हम ह्यूमन एंटीजन से डिफरेंट है तो ये उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये एंटीबॉडीज जो होते हैं ये हमारे ब्लड में पड़े होते हैं। ये जो प्रोटीन है, जो हमारे एंटीबॉडीज है, इनकी केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन। इसकी केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन। किसकी, एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज की केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन। और ये वाई शेप के होते हैं, इसलिए इसमें अल्फाबेट वाई दिखा रहे हैं क्योंकि ये वाई शेप का होता है। तो क्या था, बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हुआ प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल क्या रिलीज कर रही है, मिलियन एंड मिलियन स्मॉल वाई शेप्ड प्रोटीन्स। इनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज कहाँ है, हमारे ब्लड में पड़े होते हैं। ठीक है, जो हमें क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी भी फॉरेन एजेंट से। अब जो इम्यूनिटी हमें इनसे मिली उसको हमने कहा ह्यूमरल इम्यूनिटी। बॉडी ह्यूमर मीन्स बॉडी फ्लूइड। देखो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो फ्लूइड से मूव कर रहा है, या आपकी बॉडी का आपकी इम्यून सिस्टम का कोई भी ऐसा पार्ट जो बॉडी फ्लूइड से मूव करता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसलिए ह्यूमरल क्यों बोला, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो फ्लूइड है उसके थ्रू अगर आपकी इम्यून सिस्टम का कोई भी पार्ट मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अब हम पढ़ने वाले हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, पीछे आ जाओ जरा। देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये देखो यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CMI। क्या कहते हैं, CMI। टी लिम्फोसाइट हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसमें हमारे टी लिम्फोसाइट हैं, ये क्या करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट को बोलते हैं कि तुम भी एंटीबॉडीज बनाओ। ठीक है, आप भी मतलब हमारी हेल्प करो और क्या करो, एंटीबॉडीज बनाओ। तो जो CMI है ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है बी लिम्फोसाइट को कि तुम भी अब तैयार हो जाओ और एंटीबॉडीज बनाओ, प्रोड्यूस करो। The second type is called cell-mediated immune response or cell-mediated immunity (CMI). Then T lymphocyte mediate CMI very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfies. Transplantation is the only remedy to enable to the patient to live a normal life. ठीक है, then a search beings to find a suitable donor graft from just any source, an animal, another primate, or any human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later.
Tissue matching blood, group matching are essential for undertaking any graft and transplant, and even after this, the patient has to take immune supplement all his and her life. The body is able to different self and non-self, and the cell mediated immune response is responsible for the graft rejection. ग्राफ्ट रिजेक्शन पर क्वेश्चन आता है, किस पर मैंने बताया, ग्राफ्ट रिजेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी इम्यूनिटी से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कौन सी इम्यूनिटी से ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखो कभी कभी कोई पेशेंट है, किसी के बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स खराब हो गया, ठीक है, कौन कौन से हमने यहाँ पढ़े हैं, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स खराब हुआ, हार्ट है, आई है, लीवर है, किडनी फेल हो जाती है मोस्टली लोगों की, तो क्या करते हैं, डोनर ढूंढते हैं, कोई अच्छा डोनर मिल जाए जिसका ऑर्गन्स हम इस पेशेंट को दे सके। डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड मैच कर, ऐसे ही नहीं किसी का भी ऑर्गन्स जल्दी से लग जाता, उसके लिए भी डॉक्टरों को बहुत पहले वो उसके ब्लड मैच कराएंगे, उसको ब्लड मैचिंग कराएंगे, टिश्यू मैच होना चाहिए, तभी हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसे ही हम किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। और बाय द वे उसको हमने डोनर भी अच्छा मिला, वो ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर भी दिया, तो ये जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल ही रहेगा, उसके बाद भी आपको बहुत सारे सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है कि हमारी बॉडी जो है ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान जाती है, ये सेल्फ में और नॉन सेल्फ को पहचान जाती है कि ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी का नहीं है, तो वो क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ना हमारा, वो उसको रिजेक्ट मार देता है, और ये इस रिजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन। और जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, अगर आपसे पूछे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन सी इम्यूनिटी से हुआ, किसके थ्रू होता है, तो आप बोलोगे कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ये ग्राफ्ट रिजेक्शन कर देती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट इम्यूनिटी में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ओके, antibody is a Y-shaped tetrapeptide 4-peptide chain molecule formed of 2 identical light chain and 2 identical heavy chain. Hence, an antibody is represented as H2L2. The 4 polypeptide chain are held together by disulfide bond, variable region of light and heavy chain. The antigen binding site paratope and the antigen site is epitope. Okay, देखो Y shaped क्यों बोला इसको, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है ये कैसा है, वाई शेप्ड है, ये कैसा है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बोला। एंटीबॉडी क्या है, वाई शेप्ड है, और टेट्रा पेप्टाइड है, ये क्यों, ये जैसे होता है ना हेक्सागोनल, पेंटागोनल, तो ये क्या है, टेट्रा पेप्टाइड है, क्योंकि इसमें क्या है, 4 पेप्टाइड चेन मॉलिक्यूल है, इसमें 4 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको टेट्रा पेप्टाइड बोला। 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, यानी आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। अब देखो स्ट्रक्चर में देख लो आपने, ये देखो ये लाइट चेन और ये लाइट चेन सेम है, आइडेंटिकल है, ये हैवी चेन और ये हैवी चेन आइडेंटिकल है, ये दोनों किससे हेल्ड टुगेदर, किसके थ्रू हो रही हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये देखो ये और ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है तुम्हारा। अब ये एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट है ये वाली, जहां पर हमारा जो दूसरा एंटीजन आके बाइंड होगा, इसको कहते हैं पैराटोप। एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या कह रहे हैं, पैराटोप, और वो एंटीजन जो इसके साथ आके बाइंड करेगा उसको कहेंगे एपिटोप। ठीक है, ये बुक में नहीं है, पर ये मैंने तुम्हें सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है कि इसकी जो साइट है इस टॉप को बोलेंगे पैराटोप, और वो एंटीजन जो इसके साथ बाइंड करेगा इस पॉइंट पर आकर उसको कहेंगे एपिटोप। अच्छा, क्योंकि ये क्या है, 2 लाइट हैं 2 हैवी हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं H2L2। द 4 पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये रहा दोनों का डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन, द एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या है, पैराटोप और एपिटोप। भाई एंटीजन की फुल फॉर्म है क्या, एंटी जनरेटिंग बॉडी। ठीक है, हमारी जो एंटीजन है उसमें क्या है, क्या जनरेट हो रहा है, एंटीबॉडी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है वाई शेप्ड जिसमें एंटीबॉडी जनरेट हो रही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ लेते हैं कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज क्या है। IgA, IgM, IgE, IgG,
ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं, एक एक को पढ़ते हैं कि क्या होती है। IgA, it is found in blood secretion, blood, milk, mucus, sweat, the yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibody IgA to protect the infant। देखो IgA क्या है, हमारे ब्लड में मिलता है, म्यूकस में मिलता है, हमारे मिल्क में मिलता है, हमारी स्वेट ग्लैंड जो हमारा पसीना है उसमें होती है ये IgA। और ये सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइम मिलता है बाय मदर। हमारी मदर, जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो एक स्टार्टिंग में जो फ्लूइड निकलता है, येलोइश कलर का जो फ्लूइड निकल रहा है बाय मिल्क में जो निकलता है, वो जो मिल्क बच्चा गेन कर रहा है, ले रहा है अपनी बॉडी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज है जिसको हम कहते हैं IgA। और ये होल लाइफ उस बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेजिन एजेंट से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो येलोइश फ्लूइड निकलता है उसको कहते हैं क्लोस्ट्रम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये उस बच्चे, उस इन्फेंट के लिए बहुत आगे जाकर होल लाइफ उसको बेनिफिट देंगे। ठीक है, IgM क्या होती है, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, फर्स्ट एंटीबॉडी टू रीच साइट ऑफ इन्फेक्शन। IgM वो एंटीबॉडी है जो फर्स्ट साइट ऑफ इन्फेक्शन पर सबसे पहले पहुंचती है, और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंटीबॉडी। एक है तुम्हारा एलर्जिक, तो ये जो IG है ये एलर्जी रिएक्शन के लिए होती है। जब किसी को एलर्जी होती है, इम्यून सिस्टम सभी का पावरफुल तो नहीं होता, कभी ना कभी किसी को प्रॉब्लम हो ही जाती है, उस टाइम पर IgE उसको प्रोटेक्ट करती है। ये एंटीबॉडी होती है IgE। अब एक IgG भी है, ये स्मॉल एंटीबॉडी है। इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। कौन? IgG। आप इन एंटीबॉडीज के नाम, इनके क्या फंक्शन है, और इनमें से कौन सी एंटीबॉडीज कहाँ रिलीज हो रही है, कहाँ से मिल रही है, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन एंटीबॉडीज पर भी आपसे पूछ सकते हैं कि IgA कहाँ है, कैसे, कहाँ मिलती है, और ये मतलब नेचुरल तरीके से हमें कैसे मिल रही है। तो ये बाई मदर हमें नेचुरल तरीके से मिल रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इम्यूनिटी में करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो ये रहा, तो इसमें क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडी जनरेटेड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी जो इनसाइड द बॉडी जनरेट हो रही है उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज जनरेट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देयर आर टू टाइप्स, एक होता है आपका नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मैंने तुम्हें बताया ही है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया, दोबारा इसको चिकन पॉक्स नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी एक मेमोरी होती है, वो पहचान जाते हैं कि क्योंकि हमारी जनरेट हो चुकी है वो इम्यूनिटी जो है हमारी, वो इंटरनली हमारी बॉडी में जनरेट हो चुकी है, इसलिए फिर से हमें चिकन पॉक्स नहीं होता। आर्टिफिशियल में वैक्सीन आती है, वैक्सीन में आपकी फर्स्ट जनरेशन आता है, सेकंड जनरेशन आता है, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आते हैं डेड माइक्रोब। भाई जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ वैक्सीन लगाए जाते हैं, कहते हैं ना भाई DPT का टीका लगवा लो, DPT का इंजेक्शन लगता है, उसको वैक्सीन देते हैं, BCG लगता है हमको। तो ये सब क्या है, डेड माइक्रोब ही तो होते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। पर इनसे क्या होता है कि जब जो फॉरेन एजेंट हम पे हमला करना चाह रहा है, हमारी बॉडी में एंट्री लेना चाह रहा है, तो ये जो हमने वैक्सीन ली है, ये हमारी इम्यूनिटी इंटरनली, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप कर देता है। ये उसको क्या करता है, डेवलप कर देता है, फिर वो फॉरेन एजेंट हम पर, हमारी बॉडी में आ नहीं पाता, उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। इसलिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जनरेशन में आपके आते हैं एंटीजन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन यीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन यीस्ट, ये NCERT का एग्जाम्पल है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। थर्ड जनरेशन में आते हैं आपके DNA। भाई वैक्सीन का मेन मोटिव होता है हमको प्रोटेक्शन देना, और हम क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया, कोई डेड बैक्टीरिया अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, ताकि कोई फॉरेन एजेंट अगर हम पर, हमारी बॉडी में एंट्री करनी चाहे तो सेकंड टाइम वो हमारी बॉडी में एंट्री ना कर पाए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, तीसरी आती है तुम्हारी पैसिव इम्यूनिटी पे। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो रेडीमेड एंटीबॉडीज, when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent, it is called passive immunity। देखो
पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं उनको क्या करते हैं अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जो फॉरेन एजेंट बॉडी में एंट्री करना चाह रहा है वो ये जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है उसको स्टॉप कर देती हैं, जिस कारण वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। ये भी दो प्रकार की है, देयर आर टू टाइप। कौन सी है, नेचुरल है और आर्टिफिशियल। नेचुरल वही है जो बाई मदर हमको मिल रहा है, जो फर्स्ट टाइम मिल्क हमारी मदर हमें देती है येलोइश कलर का, जिसको हम कोलेस्ट्रोड्रम कहते हैं, ये बाई मदर हमको मिल रहा है, ये नेचुरल एंटीबॉडी है। कौन क्या नाम बताया था मैंने उसका तुमको, IgA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। IgA एक ऐसा एंटीबॉडीज है जो इन्फेंट को बाई मदर मिलता है, फर्स्ट टाइम मिलता है और होल लाइफ तक ये हमारे काम आता है। ओके। आर्टिफिशियल में एंटीवेनम, कुछ ऐसे होते हैं, एंटीवेनम है आपका, एंटी टिटनस सीरम है, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो रेडीमेड हैं, बने बनाए हैं। मान लो किसी को सांप ने काटा, जैसे सलमान खान को सांप ने काटा था, तो उसको बचाया किसने, एंटीवेनम ने। वो मर थोड़े ही गया, उसको क्या किया उन्होंने, एंटीवेनम लगा दिया, एंटीवेनम दिया और वो बच गया। इसी तरीके से हम जो हमें चोट लगी, हम गिरे, हमें टिटनेस का डर रहता है कि कहीं टिटनेस ना हो जाए, तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं और टिटनेस की वैक्सीन लगवाते हैं कि भाई टिटनेस का इन्फेक्शन बॉडी में फैल ना पाए। जब हम ये एंटीबॉडीज ले लेते हैं ना, वैक्सीन ले लेते हैं, तो हमें टिटनेस नहीं होता, हम बीमार नहीं होते। नेक्स्ट, एलर्जी। एलर्जी क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत से ऐसे फॉरेन एंटीजन हैं जो घूम रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एलर्जी। The accelerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy. The substance to which such an immune response is produced are called allergens. The antibody produced to these are of IgE type. Common example of allergens are mites in dust, pollen, animal, dander, etc. Symptom of allergy reaction including sneezing, watery eyes, running nose, and difficulty in breathing. Allergy is due to the release of chemical like histamine and serotonin from the mast cell. For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small dose of possible allergens and the reaction study. The use of drug like antihistamine and renal and steroid quickly reduce the symptom of allergy. देखो, हर एक की अपना इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल नहीं होता। जो एंटीजन एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, आपका पोलन घूम रहा है, आपके डस्ट घूम रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर का अपना जो इम्यून सिस्टम है वो इतना पावरफुल नहीं होता। वैसे इन सब चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी का इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके साथ क्या होता है, उसको हो जाती है एक्सीडेटरी रिस्पॉन्स, उसका इम्यून सिस्टम एकदम इतना मतलब उसके ऊपर हावी हो जाता है, इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, उसको एलर्जी इतनी ज़्यादा होती है, एक्सीडेटरी रिस्पॉन्स करने लगता है वो, और उसको क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। जब हमें एलर्जी किसी चीज़ से होती है तो क्या होता है, हमें छींक आती है, हमें हमारी आंखों से पानी बहने लगता है, हमारी नोज से पानी बहने लगता है, रनिंग नोज हो जाती है, और सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी, सांस लेने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब अगर किसी को हो गई एलर्जी तो उसका कुछ ना कोई सोल्यूशन तो होगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक हिस्टामिन देंगे, एड्रेनल, स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस। ये कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं, कुछ ऐसी डोज हैं, कुछ ऐसे ड्रग हैं जिनको लेने पर हमें क्विकली हमें आराम मिलता है, हमें अच्छा महसूस होता है, आई फील गुड, कि हम ठीक हो जाते हैं। ये ड्रग्स हैं कुछ, इन ड्रग्स के नाम याद रखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं और ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये हमारी मास्ट सेल से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जो एलर्जी है, एलर्जी यही है कि हमें बहुत, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो इसको कैच करते हैं और बीमार हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम एक्सट्रीमली रिस्पॉन्स करता है। तो ये थी तुम्हारी एलर्जी। नेक्स्ट, इम्यूनिटी में अब आता है ऑटो इम्यूनिटी, कि भाई ऑटो इम्यूनिटी क्या है। चलो पढ़ते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी क्या है। Due to genetic and other unknown reason, the body attacks self-cell. This results in damage to the body and is called autoimmune disease. Arthritis, which affects many people in our society, is an autoimmune disease. देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे खुद के सेल ही हम पर अटैक करते हैं,
उसका रीज़न है, कुछ जेनेटिक रीज़न होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे जेनेटिक रीज़न होते हैं। तो क्या होता है, अपने ही बॉडी के जो सेल हैं वो हम पर सेल्फ अटैक कर देते हैं और इससे क्या होता है, डैमेज हो जाती है, डैमेज टू द बॉडी, हमारी बॉडी डैमेज है, इज कॉल्ड ऑटोइम्यून। जब हमारी ही बॉडी के सेल हम पर अटैक कर देते हैं, कुछ जेनेटिक रीज़न है, कुछ और रीज़न भी होते हैं, नॉन रीज़न होते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब, और हमें क्या होते हैं, उसके इफेक्ट से हमें पैरों में दर्द, आर्थराइटिस हो जाता है, और भी बहुत सारे रीज़न है, और हमें और भी कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये है हमारा ऑटो इम्यूनिटी। अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आए, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, बच्चे घर पर ही पढ़ रहे हैं, उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। आपको करना क्या है कि आप इसको शेयर करना है, ठीक है। वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन दिस नेक्स्ट वीडियो। होप यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। नेक्स्ट वीडियोज में मैं तुम्हें बताऊंगी कि एड्स क्या होता है, एड्स कौन से वायरस से फैलता है, क्या उसका क्योर है, और करेंगे हम कैंसर, कैंसर कैसे फैलता है और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। Thank you very, very much.